हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे प्राचीन भारत के जीके के इम्पॉर्टेंट 60+ MCQ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो जो चालकोलिथिक एज कहा जाता है, यानी कि चालकोलिथिक जो काल है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो ताम्र पाषाण युग है इसे कांस्य युग भी माना जाता है। ठीक है, कांस्य युग का एक भाग माना गया है। और ये जो है ये नवपाषाण युग के बाद में शुरू होता है। किसके बाद में? तो नवपाषाण युग के बाद में शुरू होता है चालकोलिथिक काल। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें जो है, इस काल में मनुष्य जो है पत्थर के औजार से तांबे के औजार जो है वह उपयोग करने लगा था ताम्रपाषाण युग में। तो ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो समय है लगभग 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना? तो 5000 ईसा पूर्व माना जाता है आसपास। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर तो ए वाला सही हो जाएगा। अब भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और इनकी खोज हुई थी 1958 में। कब हुई थी? इन गुफाओं की खोज 1958 में हुई थी। और फिर जो 5 पांडव थे उनमें से एक भीम थे, उन्हीं के नाम पर इस जो है गुफा का नाम भीमबेटका गुफा रखा गया, क्योंकि ये जो था ये भीम के बैठने का स्थान था। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिएगा, एक तरफ वंश दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड स्थान दिए गए हैं। अब आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो गुप्त वंश जो है ये कहाँ के निवासी थे? तो ये देवगढ़। इनका स्थान कहाँ है? तो देवगढ़ है। तो पहले का क्या होगा? ये वाले ऑप्शन का 4 हो जाएगा। उसके बाद बात करें चंदेल, तो जो चंदेल थे ये खजुराहो के थे, तो थर्ड वाला होगा। तो दूसरे नंबर पर 3 आएगा। उसके बाद बात करते हैं चालुक्य की, तो जो चालुक्य थे ये बादामी स्थान के थे। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर फर्स्ट आ जाएगा। और जो बचे पल्लव, तो ये पनवले के थे। ठीक है, तो किस ऑप्शन में 4 3 2 1 दिया गया है? देखिएगा, 4 3 2 1। तो पहले ही 2 ऑप्शन में दिया गया है 4 3। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपके एक क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बता दिया कि ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है। तो जो स्वप्नवास वदता है इसके लेखक हैं भास जी। कौन है? तो भास है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। और फ्रेंड्स ये भास की जो रचना है, ये जो है ये रचना राजा उदयन एवं वासव दत्ता की कथा पर आधारित है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो जो हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा थी, इसमें उपज का छठा हिस्सा होता था। कौन सा? तो छठा हिस्सा होता था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हर्ष के साम्राज्य में जो राजस्व को है वह 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, इसमें जो पहला भाग होता था वह राजा पर खर्च कर दिया जाता था, और जो दूसरा होता था वह विद्वानों पे खर्च किया जाता था, और जो तीसरा भाग होता था फ्रेंड्स वह कर्मचारियों पे खर्च होता था, और जो चौथा भाग होता है वह धार्मिक गतिविधियों पे खर्च किया जाता था। ठीक है, तो जो राजस्व भागों को 4 भागों में बांट दिया गया था। इसके बाद राजस्व का जो मुख्य स्रोत भूमि की उपज होती थी, उसका जो छठा हिस्सा होता था वह जो है भू राजस्व की सीमा होती थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पुरापाषाण काल में जो मनोरंजन के साधन थे वह शिकार था आदि मानव का। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा।
और फ्रेंड्स आपको बता दें जो पूरा पाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण युग। ये बात जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्राशय यानी कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे, ये महाराष्ट्र के लोग जो मृतक होते थे उनके घर के फर्श के नीचे रखकर उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कब्र होती थी उसमें मिट्टी की हड्डियां और तांबे के कुछ वस्तुएं भी जो है दफनाने के साथ साथ रखी जाती थी। नेक्स्ट है कि पुलिकेशन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? तो फ्रेंड्स अगर विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह होगा 601, ठीक है, वर्ष होगा। ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग। अब फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि 601 वर्ष कैसे होगा। अब आप लोग देखिएगा शक संवत जो है ये 78 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। कौन सी ईस्वी से? तो 78 ईस्वी से आरंभ माना जाता है। और जो विक्रम संवत है इसका आरंभ माना जाता है 58 ईस्वी से, ठीक है। ये बात आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा शक संवत है ये 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है और जो विक्रम संवत है इसका प्रारंभ 58 ईस्वी से होता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से शक संवत और विक्रम संवत, ठीक है। अब ये तो बात क्लियर है। और फ्रेंड्स यदि बादामी शिलालेख को विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो 465 प्लस 78 करने, ठीक है, और प्लस इसमें 58 ऐड कर देंगे। उसके बाद जो बराबर होगा इक्वल वह आएगा 601। चाहे आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा, 465 प्लस 78 प्लस 58 बराबर 601 होगा। अर्थात जो विक्रम को दिनांकित करना होगा विक्रम संवत में तो वह होगा 601 वर्ष। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसके चालकोथलिक एज कहा जाता है? तो आपको बता चुके हैं ये बात ताम्रपाषाण युग की है, इसमें डिटेल में भी बता चुके हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था। जो एरी पत्ती का अर्थ था वह क्या था? वह था जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ये भूमि जो होती थी फ्रेंड्स ये व्यक्तिगत लोगों के द्वारा दान दी गई होती थी, ठीक है। और ये एक विशेष प्रकार की भूमि है। जब इस जलाशय की भूमि केवल ये कहाँ होती थी? तो ये केवल दक्षिण में होती थी। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? जो अंकोर वाट है ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो ये है अंकोर वाट ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्मारक है वह अंकोर वाट है। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ हम बता दें कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। और ये जो है ये विष्णु जी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिस ऑफ द इरिस्टियन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा को ज्ञात है? तो ये किसे ज्ञात है? तो ये अरिकामेडी को ज्ञात है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा, अरिकामेडू। अब ये अरिकामेडू क्या है? तो एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। और ये पंडिचेरी से लगभग थोड़ी सी ही दूरी पे होगा, शायद ऐसे ही 3 या 4 किलोमीटर की दूरी में होगा, ठीक है, पंडिचेरी से जो अरिकामेडू है ये, ठीक है। और ये जो है इस जगह का उत्खनन जो है ये पुरातन कालीन में रोमन चीज़ें मिलती थी यहाँ से। जब पुरातन काल में इसका उत्खनन होता था, यहाँ पे खुदाई की जाती थी, तो इसमें से बहुत सी रोमन सी चीज़ें मिली हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो वह था मणिग्राम। क्या था? मणिग्राम जो था ये प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम का कार्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बोरो बहादुर किसका स्थल है?
तो जो बोरोबुदुर है ये जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है। क्या है? तो जो बोरोबुदुर है ये जावा में 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, एक बृहत स्तूप है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वह बी वाला सही हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ये आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है और इसमें 504 बुद्ध प्रतिमाएं लगभग जो हैं वह यहाँ पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घंटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो जो घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था ये होता था खेत की सिंचाई के लिए। किसके लिए होता था? तो खेत की सिंचाई के लिए होता था। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में इसका प्रयोग होता था। किसके समय में? तो हर्षवर्धन के। और फ्रेंड्स ह्वेनसांग ने घंटी यंत्र का जो उल्लेख किया है वो किसने किया है? तो ह्वेनसांग ने किया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, जो घंटी यंत्र का उल्लेख किया है वह ह्वेनसांग ने किया है और ये किसके समय में इसका प्रयोग हुआ है? तो ये हर्षवर्धन के समय में प्रयोग हुआ है। और इसे घंटी यंत्र के साथ साथ तुला यंत्र भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसका प्रयोग जो है वह खेत की जुताई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अभी हमने आपको डिटेल में जब क्वेश्चन बताया था तब बताया था जो विक्रम संवत है ये 58 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है ये रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वह लिपि है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब इधर से ऐसे करके लिखी जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। अगर सबसे प्राचीनतम लिपि पूछी जाती है भारत की तो आप खरोष्टी का नाम जरूर याद रखिएगा। और ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपको बता दें जो सम्राट अशोक है इन्होंने सहवाजगढ़ी और जो मनसेरा अभिलेख लिखा है ये खरोष्टी लिपि में ही लिखे हैं। और ये अभिलेख जो है अशोक के बहुत ही फेमस अभिलेख हैं, सहवाजगढ़ी और मनसेरा। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो प्राचीन भारत में जो योद्धे थे वे एक गणतांत्रिक जनजाति के थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये योद्धे है क्या? तो एक देश है, ठीक है, जो कि झेलम और सिंधु नदी के बीच का भाग है, जहाँ पर प्राचीन काल में जो है वो योद्धे एक गणराज्य था। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें जो कनिंघम थे इनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो योद्धे देश था ये सतलज के दोनों तटों पर विस्तृत था। और अगर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में अगर देखा जाए तो इसका योद्धे का उल्लेख जो है वह वहाँ पर मिलता है। जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख है इसमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है? जिसमें से नहीं है वह बताना है। तो वह नहीं है वारथरी मेघदूतम। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो होगा वो सही नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। ठीक है, तो अगर जो वारथारी है मेघदूतम की नहीं है तो मेघदूतम किसकी रचना है? तो ये महाकवि कालिदास द्वारा विख्यात दूत काव्य है। इसमें फ्रेंड्स जो है एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर जो होता है वह अलकापुरी से निष्कासित कर देता है मेघदूतम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो जो नाट्य शास्त्र की रचना की है ये भरत मुनि ने की है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको फिर से बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा हरिशेन और हर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही निगेटिव आंसर होगा। क्वेश्चन भी निगेटिव वे में पूछा गया था, तो ये बात याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हरिशेन जो थे हर्ष के नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और अपने संरक्षक की सैनिक सफलताओं का जो है विवरण जो है इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में दिया है। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा
कि भारत में निम्नलिखित में से आने का जो सही कालानुक्रम है वह क्या होगा। तो इनका जो सही कालानुक्रम है वह देख लीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो फ्रेंड जो पहले आएगा वह नगर संस्कृति आएगी। ठीक है, जो नगर संस्कृति थी ये किस काल में आई थी, तो ये शायद हड़प्पा युग में आई थी। ठीक है, नगर संस्कृति जो है ये हड़प्पा युग में आई थी, ये बात याद रखिएगा। तो हड़प्पा युग तो पहले आएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा 4। उसके बाद देखिएगा क्या दिया गया है, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल। तो उसके बाद लोहे का हल आया था, क्योंकि जो लोहे का हल था ये उत्तर वैदिक काल में आया था। ये बात भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जो लोहे का हल था ये उत्तर वैदिक काल में आया था। तो हड़प्पा युग के बाद क्या आएगा, उत्तर वैदिक काल आएगा। तो तीसरा नंबर जो होगा इसके बाद आएगा 4-3। अब देखते हैं दूसरा क्या आया था। तो जो आहत मुद्रा यानी कि चांदी के सिक्के थे ये किस काल में शुरू हुए थे, तो ये बुद्ध युग में आए थे। तो उसके बाद वैदिक काल के बाद तो बुद्ध युग ही आया है। ठीक है, मौर्योत्तर काल जो है उसके बाद में आया है, जिसमें सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, और बचा एक वो आ जाएगा लास्ट में। लेकिन हम आपको बता दें जो सोने के सिक्के चलाए गए थे ये मौर्योत्तर के युग में चलाए गए थे, और जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे ये बुद्ध युग में चलाए गए थे। तो इसी के अकॉर्डिंग जो चांदी के सिक्के होंगे वो वाला ऑप्शन पहले आएगा, सोने के सिक्के वाला बाद में आएगा। तो 4-3-2-1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब फ्रेंड्स कथन दिए गए हैं तो देखिएगा, ध्यान से कथन दिए गए पढ़िएगा। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो बताइए था कि इनका उपयोग आम था, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा दिया गया है फ्रेंड्स कि तीसरी शती ईस्वी आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या यानी कि साइन का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसका 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हुआ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जो कथन सही है हमारे वे पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में होंगे ऑप्शन नंबर हमारा वही वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था वह था रामगुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये रामगुप्त कौन था, ठीक है, इस बारे में हम बताते हैं आपको डिटेल में। जो रामगुप्त था ये भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाला राजवंश का एक राजा था। ठीक है, और फ्रेंड्स इसकी राजधानी जो थी वह कहाँ थी, तो वह पाटलिपुत्र थी। अब ये था कौन रामगुप्त, ये तो बता दिया कि ये 3री और 5वीं सदी में शासन करने वाला राजवंश का गुप्त शासक था। लेकिन तो जो रामगुप्त था ये समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था, एवं जो प्रसिद्ध गुप्त शासक हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय इनका बड़ा भाई था। कौन, तो रामगुप्त। और इसी ने तांबा का सिक्का जो है जारी किया करने वाला ये पहला गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं, तो हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। कौन है, तो नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह था गेहूं व जौ था। कौन था, तो गेहूं व जौ का प्रयोग जो है ये मानव ने सबसे पहले किया था, जो कि प्राचीन काल से कृषि किए जाने के साक्ष्य भी इसी के माध्यम से मिला है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है प्राचीन काल से धार्मिक संस्कारों में भी होता आ रहा है, गेहूं व जौ का। और फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा में इसे क्या कहा जाता है, तो यव कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो ये आदेश है सोहगोरा तामपत्र को, ठीक है, सुरक्षित रखने का। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो धातु था वह तांबा था। आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते फिर भी जान जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
और मानव सभ्यता के इतिहास में जो तांबा है इसका प्रमुख स्थान है, वह भी इसलिए है क्योंकि मानव ने इसे सबसे पहले प्रयोग किया था इस धातु का। अच्छा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तांबा है किससे मिलकर बना है, ठीक है, ये किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चाहे बीएड एंट्रेंस में ले लीजिएगा, चाहे सीटेट टेट किसी में भी ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो तांबा है किस मिश्र धातु से बनता है, तो ये टिन से मिलकर बनता है, कांसे और टिन से मिलकर बनता है, ठीक है। तांबा और टिन भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पूछा जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कांसा भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। अब आपको गुप्त वंश के शासक लगाने हैं क्रम से, देखिएगा। तो पहले कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद समुद्रगुप्त आया, ये भी सही है, दूसरा आ जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, तीसरा आ जाएगा। फिर आए कुमारगुप्त, ये भी सही है, तो चौथा आ जाएगा। फिर स्कंदगुप्त, ये सही ऑप्शन में ही लगे हैं, तो आंसर जो होगा 1 2 3 4 एकदम आँख में इसके आप लगा दीजिएगा। 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, वह ऑप्शन नंबर डी वाले में है, ठीक है। तो डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा बस सही होगा। नेक्स्ट है कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या है। जो न्यूमिस्मैटिक्स है ये क्या है, तो जो न्यूमेटिक्स है ये जो है ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, ठीक है। सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो आधुनिक जो देवनागरी का प्राचीनतम रूप माना गया है वे ब्राह्मी लिपि को माना गया है। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वह सही होगा, क्योंकि इसके प्रयोग के जो प्राचीन उदाहरण है वह अशोक के अभिलेखों में मिले हैं, ठीक है, इसीलिए। और ये जो लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। और फिर देवनागरी लिपि की जो जड़ें मानी जाती हैं वह प्राचीन ब्राह्मी लिपि के परिवार से ही मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था सबसे पहले चार्ल्स विल्कन्स ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स विल्कन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ये अंग्रेज जो था ये भारतविद थे, कौन, तो सर चार्ल्स विल्कन्स। और जो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक भी माने जाते हैं, कौन, तो चार्ल्स विल्कन्स माने जाते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले भगवत गीता का जो अनुवाद किया था वह अंग्रेजी में किया था, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फ्रेंड्स ये जो थे ये 1788 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 1788 में ये रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए थे, कौन, तो चार्ल्स विल्कन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, कर्पूर मंजरी हर्ष। कर्पूर मंजरी जो है ये हर्ष की रचना नहीं है। अगर ये रचना हर्ष की नहीं है तो किसकी है, तो फ्रेंड्स एक प्रसिद्ध नाटककार है राजशेखर, ठीक है, उन्हीं का ये एक नाटक है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिएगा कथन दिए गए हैं, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी बात सही है। तो जो राइट आंसर होगा वह 2 3 होगा, 2 3 ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक का 15वां भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो वह पुस्तक कौन सी है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो वह है पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र का जो 15 भारतीय भाषाओं में 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। और जो संस्कृत की नीति कथाएं हैं इनमें जो पंचतंत्र है इसको पहला स्थान माना जाता है। और ये जो है इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई थी, इसकी रचना हुई थी लगभग, ठीक है।
और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? रचयिता तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। किसने लिखी है? तो पंडित विष्णु शर्मा जो है इसके रचयिता हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है अरिकमेडु से। अरिकमेडु के बारे में हमने आपको बताया था कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि लगभग पंडुचेरी से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और फ्रेंड्स कुछ स्थानों पर 1945 ईस्वी में इसे भारतीय पुरातत्व जब उत्खनन हुआ था तो वहाँ पे कहाँ से, तो रोमन चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो ये सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो देखिएगा, हिंदू धर्म गीता आप सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम धर्म कुरान होता है, ये भी बात सही है, और बौद्ध धर्म में धम्मपद होता है, ये भी सही है। लेकिन जैन धर्म में बाइबल, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। तो निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो राइट आंसर होगा वह डी वाला ही हो जाएगा कि जैन धर्म बाइबल। अच्छा, अगर जैन धर्म का बाइबल नहीं होता है तो होता क्या है? तो जैन धर्म की जो पुस्तक है वह है तत्वार्थ सूत्र। क्या होती है? तत्वार्थ सूत्र होती है। और जो बाइबल होता है ये किसका होता है? तो ये ईसाई धर्म का होता है। और एक और होता है जोरास्ट्रियन धर्म, जो कि अवेस्ता होता है। इसका ग्रंथ जो होता है वह क्या होता है? अवेस्ता होता है। तो सभी याद रखिएगा, मुस्लिम धर्म का कुरान होता है, बौद्ध धर्म का धम्मपद होता है, जैन धर्म का तत्वसूत्र होता है, और ईसाई धर्म का बाइबल होता है, और मुस्लिम धर्म का कुरान होता है, और जो जोरास्ट्रियन धर्म है इसका अवेस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रणियों अशोक राजा अशोक उल्लिखित है? ठीक है, जो राजा अशोक लिखा गया है उसे रणियों अशोक लिखा गया है। तो ये जो है ये कंगनहल्ली में है। ठीक है, कंगनहल्ली में ये रूप चित्र जो है उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो ये जो है ये बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कि कब्रों की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और जो महापाषाण काल है इसे मंगोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें जो है संबंध जो है इसका पत्थरों से होता था। इस काल का संबंध जो है वह पत्थरों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो वह है क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगर आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज मत देखा जाए तो वो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा। इसके जो अस्थि पंजर मिले थे फ्रेंड्स वह किस देश से मिले थे? तो वह मिले थे फ्रांस से। और ये होमो सेपियंस जो है जाति का था और इसका शरीर जो है आजकल के मानव से काफी मिलता जुलता था, इसीलिए इसे आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज माना जाएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य को। और फ्रेंड्स ये शिकार तथा मछली पकड़ने में भी निपुण होते थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने जो हैं वे अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो जो द फादर ऑफ हिस्ट्री माने जाते हैं वे माने जाते हैं हेरोडोटस। कौन है? तो इतिहास के पिता है हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही होगा। जो हेरोडोटस थे ये 494 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य में पैदा हुए थे और ये रोमन वक्ता और लेखक सिसरो ने अपने प्रसिद्ध काम जिसका नाम था द हिस्ट्रीज के लिए इन्हें इतिहास का पिता कहा था। और ये टुकड़ा सबसे ज़्यादा विश्वसनीय इतिहास माना जाता है। कौन सा? द हिस्ट्रीज। ये टुकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, हेरोडोटस को झूठ का पिता कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 430 से 420 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार महान धार्मिक केंद्र है
जो बिहार है ये किसका, तो ये इन सभी का धार्मिक केंद्र है, यानी कि सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी और बौद्धों के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है, तो ये विवरण शामिल है महावंश में। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही होगा, महावंश। ठीक है, ये श्रीलंका का इतिहास ग्रंथ है। कहाँ का, तो श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शून्य की खोज किसने की थी। आप सभी जानते हैं शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की, तो आर्यभट्ट ने की। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। और जो सबसे पुराना शून्य खोजा गया था ये कंबोडिया में खोजा गया था। नेक्स्ट है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो वह स्रोत कौन सा है, तो वह मिलिंद पन्हो है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। जो मिलिंद पन्हो है ये एक पाली ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, तो पाली, बहुत ही फेमस है, इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें हिंद यवन शासक जिसका नाम था मिनांडर और बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था नागसेन, इनके बीच की जो बातें हुई है उसी का वर्णन किया गया है मिलिंद पन्हो में। और इसमें व्यापारिक मार्गों का भी उल्लेख नहीं है। और ये जो है जातक ग्रंथ और संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख करता है, लेकिन इसमें जो व्यापारिक मार्ग थे उसका उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, तो इनमें नवीनतम आपको बता चुके हैं। जो क्रो मैग्नम मानव है ये नवीनतम समझा जाता है क्योंकि जो वर्तमान में मानव है उससे बहुत ही मिलता जुलता था। ठीक है, और ये 34,000 से 36,000 ईसा पूर्व माना जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी, तो एक जैसी धारणा थी कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का जो सिद्धांत है ये बौद्ध में भी है, जैन में भी है और ब्राह्मण धर्म में भी है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो अशोक का नामोल्लेख हुआ है गुर्जरा में। ठीक है, गुर्जरा जो अभिलेख है इसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है। ठीक है, और अभी तक लगभग 40 से अधिक अभिलेख जो है वे प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था। पूछा गया है विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था, तो देखिएगा आप लोग बताइएगा। तो तक्षशिला तो था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, लेकिन जो कौशाम्बी था ये विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा, कौशाम्बी। कौशाम्बी का वर्णन जो है कई ग्रंथों में भी आता है। कौशाम्बी जो है ये प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहर था। ठीक है, और भारत के 6 प्रमुख नगर में से एक था कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके विश्व प्रसिद्ध था, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जो भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था ये हेरोडोटस ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ई वाला सही हो जाएगा। हेरोडोटस के बारे में बता चुके हैं, इन्हें कुछ लोग झूठ का पिता कहते हैं, कुछ लोग इतिहास का पिता कहते हैं, और इनका जो जन्म हुआ था लगभग 94 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य में हुआ था। ये बातें सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है ये विशाखा दत्त ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। और इसकी जो रचना हुई है ये 4वीं शताब्दी में हुई है। और इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात व्रत के आधार पर चाणक्य की जो राजनीतिक सफलताएं हैं इसका वर्णन मिलता है इस कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माघव के लेखक थे, तो जो मालती माघव के लेखक हैं ये भवभूति हैं। कौन है, तो भवभूति हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो भारत का दौरा सबसे पहले किया था किसने, तो मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा हमारा।
मेगास्थनीज था कौन? तो ये एक यूनानी शासक था जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और फ्रेंड्स एक मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो इंडिका। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिका जो है मेगास्थनीज की फेमस पुस्तक है। और ये यूनानी शासक था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, स्वप्नवास वार्ता के लेखक हैं। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, बता देते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो स्वप्नवास वार्ता के लेखक हैं भास। कौन है? भास हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। फ्रेंड्स देखिएगा आप लोग ध्यान से, एक तरफ धार्मिक स्थल है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड राज्य दिए गए हैं। अब आपको सही मिलान करना है कि कौन सा धार्मिक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा, जो रामेश्वर है ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। रामेश्वर जो है हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। और फ्रेंड्स ये जो है ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। तो पहला जो दूसरा ऑप्शन होगा वो पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद द्वारका। द्वारका कहाँ है? तो द्वारका गुजरात में है। ठीक है, द्वारका जो है गुजरात के देवभूमि द्वारका जिला में स्थित एक नगर तथा हिंदू तीर्थ स्थल है। और तीसरा है सारनाथ। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा दूसरे स्थान पे। और सारनाथ जो है आप लोग सभी जानते हैं सारनाथ कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पहला। सारनाथ जो है काशी अथवा वाराणसी के लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित कौन सा स्थल है? तो ये बौद्ध तीर्थ स्थल है। उसके बाद बचा क्या है? महाकालेश्वर। जो महाकालेश्वर है ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो चौथा वाला और लास्ट में आएगा। तो 2, 3, 1, 4 देखिएगा किस ऑप्शन में है। और जो महाकालेश्वर मंदिर है ये भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है इनमें से एक है महाकालेश्वर। ठीक है, ये जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। और यहाँ पे भगवान का प्रमुख मंदिर है महाकालेश्वर भगवान का। तो 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर पहले वाले में है 2, 3, 1, 4। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? वह ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो चैर थे ये कहाँ के निवासी थे? तो ये करियूर यानी कि वांजी के निवासी थे। उसके बाद जो चोल थे ये पोहर के निवासी थे। कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है एवं उरेयूर भी कहा जाता है। और जो पांड्य थे ये कोकई एवं मदुरई के स्थित थे। ठीक है, मदुरई का एक मंदिर बहुत फेमस है, बताइएगा आप लोग ऑप्शन में जरूर। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, 1, 2, 3। ठीक है, और चेर का आधुनिक केरल के हिस्सों पर शासन था और उनकी जो राजधानी थी ये वांजी अथवा करूर थी। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये बात तो नहीं कह सकते, इसका निर्माण के विषय में कोई सटीक जानकारी नहीं है कि किसने करवाया था, लेकिन जो गुप्त वंशी शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त, इस बौद्ध संघ को पहला दान जो है वह कुमारगुप्त ने ही दिया था। तो बहुत से लोग नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण को जो मानते हैं वे उसे कुमारगुप्त को ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि 414 से 455 ईस्वी में बौद्ध संघ को दान दिया था कुमारगुप्त ने। ठीक है, और जो हैंसॉन्ग के अनुसार अगर देखा जाए तो 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट हुए थे नरसिंह गुप्त वलादित्य। ठीक है, इन्होंने नालंदा में एक सुंदर मंदिर जो है निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंची तांबे की एक बुद्ध प्रतिमा जो है उसको स्थापित किया था। तो सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन तो 60 थे लेकिन देखा जाए अगर आपको तो हमने 100 क्वेश्चंस आपके कवर करवा दिए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सभी हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स
जल्द से जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।